ये फुटबॉल में सबसे बेहतरीन टीम मानी जा रही थी। एक लक्ष्य को ध्यान में रख करके अरबों पाउंड्स खर्च किए गए। स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए पेरिस सेंट जर्मेन स्पष्ट रूप से चैंपियंस लीग जीतने के लिए सबसे पसंदीदा टीम थी। लेकिन आप सभी जानते हैं आखिरकार क्या हुआ। फुटबॉल की सबसे सुपर टीम को विफलता का सामना करना पड़ा। बेशक उन्होंने लीग कई बार जीता, लेकिन नासिर के पास हमेशा से बस एक ही गोल था और वो हर बार किसी कारणवश पीछे रह जाते थे। 2017 में पीएसजी ने दुनिया के सबसे चौंकाने वाले ट्रांसफ़र में से एक को अंजाम दिया। उन्होंने नेमार को 222 मिलियन यूरो की रिकॉर्ड ब्रेकिंग फीस में साइन कर लिया, जिससे कि नेमार अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। और इसके बाद नेमार की सहायता के लिए पीएसजी ने विश्व फुटबॉल में सबसे बड़ी किशोर प्रतिभा किलियन एम्बापे को अपने फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी मोनाको से साइन कर लिया। और अब पीएसजी के पास विश्व फुटबॉल के दो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे। दो खिलाड़ी के लिए 383 मिलियन, लेकिन अभी भी एक टुकड़ा गायब था। बार्सिलोना के वित्तीय संकट के बाद पीएसजी ने लियोनेल मेसी को भी साइन कर लिया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सुपर टीम बस एक बार नहीं, बार बार विफल होती रही। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे चैंपियंस लीग जीतने के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। जब हम पिछले 10 वर्षों में यूरोपियन फुटबॉल में सबसे आगे रहने वाली टीमों में निर्माण को देखते हैं, तो उन सभी में एक बात समान है। ऐसे खिलाड़ी जो रक्षात्मक रूप से योगदान देने में संकोच नहीं करते और हर एक खेल में खुद को मैदान में उतारने के लिए तैयार रहते हैं। आप अपनी टीम में एक स्टार प्लेयर को रखने का जोखिम उठा सकते हो, लेकिन जब उस टीम में हर दूसरा खिलाड़ी स्टार हो, तो आपके पास सिर्फ एक टूटी हुई व्यवस्था और अहंकार से भरा ड्रेसिंग रूम रह जाता है। और हमने इसे कई बार मैदान पर भी देखा है। जैसे जैसे किलियन एम्बापे एक युवा खिलाड़ी से एक ग्लोबल आइकन बनते चले गए, कई प्रशंसकों ने किलियन एम्बापे को पीएसजी के सबसे ज़रूरी खिलाड़ी के रूप में देखना शुरू कर दिया। और नेमार ने ये बदलाव को हल्के में नहीं लिया, और ये स्पष्ट था कि दोनों में दुश्मनी थी। हमने उन्हें पेनल्टी और गलत पास जैसे बेवकूफ़ी भरी बातों पर लगातार बहस करते देखा। और जब बात मेसी की आती है, तो ऐसा लगता था मानो कि वो कभी क्लब से जुड़ ही नहीं पाया। मैच के बाद चाहे रिजल्ट्स कुछ भी क्यों ना हो, वो कई बार बेफिक्र दिखाई देता था और अपने राष्ट्र टीम में उसका ध्यान ज़्यादा था। लेकिन शायद आप बस मेसी को दोष नहीं दे सकते। थॉमस तुचेल ने पहली बार पीएसजी को चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन कुछ महीने बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया। पोचेटिनो को सुपरस्टार्स के अहंकार को संभालने में संघर्ष करना पड़ा। अगर आप रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख और मैनचेस्टर सिटी जैसी टीमों को देखें, तो उनके एक स्पष्ट सामरिक पहचान है। पीएसजी एक ऐसी टीम लगती है जो किसी रणनीति पर आधारित नहीं है, और यही कारण है ये पीएसजी सुपर टीम विफल रही थी। पैसों से आप सुपरस्टार्स खरीद सकते हैं, लेकिन ये आपको सही मानसिकता नहीं दिला सकता। विश्व कप फाइनल के बाद और भी ज़्यादा दरारें दिखाई देने लगी। अर्जेंटीना बनाम फ्रांस, मेसी बनाम एम्बापे। एम्बापे ने 3 गोल किए, लेकिन मेसी ट्रॉफी घर लेकर चले गए। और किसी भी तरह से इतना महत्वपूर्ण मैच नहीं भुलाया जा सकता। मेसी ने अब एम्बापे पर बढ़त बना ली थी, और पीएसजी की टीम इस वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पूरी तरह से बिखर चुकी थी। तीनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता था, और ये उनके प्रदर्शन में दिखने लगा था। और उस सीज़न के बाद एक एक कर तीनों सुपरस्टार्स चले गए। पीएसजी के पास कभी भी इतनी महंगी, इतनी स्टार स्टडेड लाइनअप नहीं होगी। सुपर टीम का प्रयोग खत्म हो चुका था, और इसे फुटबॉल की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा। लेकिन इस सीज़न पीएसजी ने चैंपियंस लीग में लिवरपूल को धूल चटाई और एनफील्ड को पूरी तरह से चुप करा दिया। मिडफील्ड पर हावी होकर लिवरपूल के हमले को बेअसर कर दिया। लेकिन अगर आप फुटबॉल को फॉलो करते हैं, तो आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक प्रभावशाली प्रदर्शन से कहीं ज़्यादा था, क्योंकि कई सालों में पहली बार पेरिस सेंट जर्मेन सुपरस्टार्स की समूह की तरह नहीं, बल्कि एक संगठित टीम की तरह दिख रहा था। यूरोपियन चैंपियन कहलाने के लायक था। इस मकाम तक पहुंचने के लिए पीएसजी का लंबा सफ़र आधुनिक फुटबॉल की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। 1970 में स्थापित ये क्लब प्रसिद्धि में तेज़ी से वृद्धि हुई। 80s के दशक के मध्य तक पीएसजी फ्रांस के शीर्ष टीमों में से एक बन गई, जिसने 1986 में पहली बार अपना लीग खिताब जीत लिया और साथ ही लगातार 2 घरेलू कप भी जीते। लेकिन जैसे जैसे पीएसजी का खर्च बढ़ता गया, वैसे वैसे यूरोपियन ताज को हासिल करने का दबाव भी बढ़ता चला गया। और जब पीएसजी ने
लुइस एनरिके को मैनेजर के रूप में साइन कर लिया तो साथ ही उस्मान डेम्बेले जैसे नए टैलेंट की लहर आई जो किसी तरह से अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौटने की उम्मीद में आए थे। बाहर से ऐसा लग रहा था कि लुइस एनरिके के आने के बाद आखिरकार पीएसजी की असली क्षमता को उजागर करने का नया रास्ता दिखाई देने लगा। पहली बार पीएसजी के पास एक साफ सुथरी छवि थी। कोई बड़ा नाम नहीं था, अब कोई अहंकार नहीं था और उसके बजाय उनके पास कुछ और बेहतर था, एक असली टीम बनाने का मौका। सालों तक पीएसजी का मानना था कि सफलता ज़्यादा पैसे खर्च करके ही मिलेगी, लेकिन एक दशक से ज़्यादा समय तक दिल टूटने के बाद यह स्पष्ट था कि उन्हें किसी और सुपरस्टार की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें एक सिस्टम की ज़रूरत थी। और यही वो सिस्टम है जो कि लुइस एनरिके पीएसजी में लेकर आए। इस सीज़न लुइस एनरिके ने पीएसजी को कहीं ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और अनुशासित टीम में बदल दिया। एक ऐसी टीम जो अब व्यक्तिगत प्रतिभा में निर्भर नहीं है, बल्कि सामूहिक प्रयास से आगे बढ़ती है। ये सब उनके रक्षात्मक स्वरूप से शुरू होता है। उनकी टीम आक्रामक तरीके से उन्नत क्षेत्रों में गेंद जीतती है, लेकिन हमेशा स्ट्रक्चर बनाए रखती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वो कभी भी जवाबी हमले में कमज़ोर ना पड़े। विटिनिया, ज़ेरे एमरी और बारकोला पीएसजी की नई पहचान के चेहरे के रूप में उभरे। मेहनती खिलाड़ी जो दबाव बनाते हैं, स्पेस को कवर करते हैं और सटीकता से बॉल को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन 2025 में उस्मान डेम्बेले ने ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। कई सालों की असंगति के बाद डेम्बेले ने आखिरकार अपनी लय हासिल कर ली और फ्रांस की राजधानी में आने के बाद फुटबॉल का अपना सबसे प्रभावशाली दौर पेश किया। और उसके साथ पीएसजी ने नपोली से कीविका कार्वाज़ले को साइन करके एक ट्रांसफ़र मास्टरक्लास किया। इस जॉर्जियन विंगर ने पीएसजी के हमले में एक नया आयाम जोड़ा है, जिसमें ड्रिबलिंग फ्लेयर को निर्दय अंतिम उत्पाद के साथ जोड़ा गया है। चाहे ड्रिबलिंग करना हो या फिर अंदर की ओर ड्रिफ्ट करना हो। कार्वाज़ले डिफेंडर के लिए एक बुरा सपना बन चुका था, जिसने पीएसजी को एक और बेहतरीन हथियार दिया था जो अपने दम पर खेल को बदलने में सक्षम था। लेकिन शायद सबसे बड़ा अंतर यह है कि पीएसजी टीम दबाव में नहीं टूटती और ये मानसिक लचीलापन एनफील्ड में पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ। पीएसजी ने लिवरपूल के मिडफील्ड को दबा दिया, उनके आक्रमण को दबा दिया और अनगिनत गोल करने के मौके बनाए। अब वर्षों में पहली बार पीएसजी खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां यूरोपियन गौरव का मार्ग साफ लगता था। अतीत के स्टार स्टेटेड टीमों के विपरीत इस पीएसजी में यूरोप के अभिजात वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अनुशासन और लचीलापन था। इतने सालों की अव्यवस्था और मानसिक थकावट के बाद पीएसजी को आखिरकार वो यूरोपियन पहचान मिल ही गई। लगभग 14 वर्षों तक चले इस प्रोजेक्ट में पेरिस सेंट जर्मेन ने फुटबॉल के शिखर पर सबसे प्रभावशाली तरीके से चढ़ाई की है। और मैं पहले से ही बता सकता हूँ कि किलियन एम्बापे के पास अभी नासिर अल खलीफी के 12 मिस्ड फेस टाइम कॉल होंगे। 31 मई 2025 को जो हमने देखा वो पीएसजी के लिए एक महानतम उपलब्धि थी। चैंपियंस लीग के फाइनल में 5-0 की जीत। रेफरी ने ठीक 90 मिनट के बाद सीटी बजाई, जबकि निश्चित रूप से कुछ समय और जोड़ा जाना चाहिए था। लुइस एनरिके 2 अलग अलग क्लबों के साथ यूरोपियन ट्रिपल जीतने वाले केवल दूसरे मैनेजर बन गए। मुझे लगता है इन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्होंने पेरिस की सड़कों को युद्ध के क्षेत्र में बदल दिया। इसे देखिए, हे भगवान, क्या आप वहां होने की कल्पना कर सकते हो? तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए।